संचालक महोदया के अधिकार क्षेत्र में मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो यह कि जो निर्धारित नाम हैं उनमें मैं जैसा मैंने कहा भी, और मैं वहां से बोलने के लिए निखिलेश्वर जी को इसलिए रोक रहा था कि मैं चाहूंगा कि वो यहां से बोलें, लेकिन उनके पूर्व मैं आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रवीण प्रणव जी को बुलाऊंगा। यहाँ कई लोग उनसे परिचित हैं, लेकिन कई लोग उनसे अपरिचित भी हैं। इसलिए एक वाक्य में मैं उनके बारे में यह बताना चाहूंगा कि जहां हम में से अधिकतर लोग शिक्षा क्षेत्र और उसमें भी हिंदी शिक्षा या भाषा या राजभाषा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, प्रवीण प्रणव जी माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम के हैं। तो एक आप कहें कि अकादमिक क्षेत्र जिसे आप ठेठ कहते हैं, उस ठेठ अकादमिक क्षेत्र के बाहर का एक पाठक निखिलेश्वर के साहित्य को कैसे देखता है, हम उनसे सुनेंगे। मैं यह भी बता दूं कि इससे दरअसल कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कार्य क्षेत्र में हैं, क्योंकि असल तो ये हृदय क्षेत्र में होना है। मानस क्षेत्र में ये जो हृदय या मानस का जो एक तरह से संपर्क है, संबंध है साहित्य के साथ, साहित्यकार के साथ, ये एक ऐसे विवेचक हैं, आलोचक भी मैं उन्हें कहूंगा, उनका आलोचना ग्रंथ एक आ चुका है, जो निखिलेश्वर जी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जिस व्यक्ति को मैं अभी बोलने के लिए बुला रहा हूं, उनकी जिद ये होती है कि मैं जिस रचनाकार पर लिखूं पहले उसे 360 डिग्री पढ़ूं। और यह शायद पहला अपवाद है, क्योंकि निखिलेश्वर की सारी रचनाएं हिंदी में प्राप्त नहीं है, तो उन्हें वो शायद पूरा न पढ़ सके हों। और बल्कि उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप मुझे तेलुगु पुस्तकें दिला दीजिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूं, मैं उन्हें हिंदी में पढ़ लूंगा। लेकिन वो समय नहीं था। मैं समझता हूं अब तो वो अपना 15 मिनट का वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आने वाले समय में निखिलेश्वर जी पर अपना एक विस्तृत, सुविस्तृत 360 डिग्री वाला आलेख भी प्रस्तुत करें। और निश्चय ही मैं संपादक समन्वय दक्षिण की ओर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वह आलेख समन्वय दक्षिण में प्रकाशित होगा। आई एम प्रवीण प्रणव। ठीक है बेटा। धन्यवाद सर। मेरे लिए आज ये विशेष एक सेकंड और मेरे कह रहा हूं, मानू का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं ये बता दूं सर कि प्रवीण जी मानू से पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में नहीं। यही बात क्या है साहब आपका फील्ड? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मेधा पर आपने पहले एक व्याख्यान भी वहां दिया था, और उसकी अब एक परिणति ये आ रही है कि संभवतः अगले वर्ष तक ये विधिवत वहां से पीएचडी हो जाएंगे। धन्यवाद सर। मैं कह रहा था कि मेरे लिए आज एक विशेष अवसर है जब मैं आदरणीय निखिलेश्वर जी के सामने उनके ही साहित्य पर कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। और सुने पर सुहागा यह है कि सत्र की अध्यक्षता
मेरे प्रिय और आदरणीय प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद, वानोडे जी और आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निखिलेश्वर जी से अग्रिम क्षमा याचना भी चाहता हूँ, इसलिए कि इस वक्तव्य में कवि के रूप में उनके नाम का मैं बार बार निखिलेश्वर के तौर पर प्रयोग कर रहा हूँ। की जरूरत नहीं। हाँ, विद्यापति ने कहा कि भाई गंगा हमारी माँ है, लेकिन जब हम गंगा में जाते हैं तो हमारे पाँव से पहले पानी का स्पर्श होता है, और इस बात के लिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। और उन्होंने लिखा कि एक अपराध क्षमब मुरजानी परसल माए पाए वो पानी। तो इसलिए मैं भी सरल क्षमा के साथ ये बात कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि कई सारे वक्ताओं ने बहुत चीज़ें रिपीट कर दी हैं। मुझे याद आता है कक्षा में एक शिक्षक ने बच्चों को बिल्ली पर निबंध लिखने के लिए कहा। 2 निबंध बिल्कुल एक जैसे थे। शिक्षक ने कहा दोनों बच्चों से कि क्या तुमने कॉपी की एक दूसरे से? उन्होंने कहा नहीं सर, वो बिल्ली एक ही है जिससे हम लोगों ने लिखा। आज हमारे पास निखिलेश्वर एक ही है जिनमें हम सब बोल रहे हैं। तो दोहराव संभव है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना दोहराऊं। हस्तीमल हस्ती का लिखा एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, और उसका एक शेर है कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। और किसी भी अनुदित साहित्य को पढ़ते हुए मुझे यह शेर बार बार याद आता है, अनुवाद का काम किसी रूह को जिस्म पहनाने जैसा है। यदि आप उस साहित्य की मूल भाषा से परिचित नहीं हैं तब अनुवाद की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे वैसे लोगों से जलन होती है जो एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं। उनके लिए आसान हो जाता है कि आप दूसरी भाषा के साहित्य को भी मूल रूप में पढ़ और समझ सकते हैं। यह मुझे परकाया प्रवेश जैसा लगता है, जहां आपकी पहुंच सीधे तौर पर दूसरे रूह तक हो जाए। यह मेरी कमजोरी रही कि लगभग 2 दशक से यहाँ रहने के बावजूद मैं तेलुगु भाषा के साथ तारतम्यता स्थापित नहीं कर सका, जिसकी वजह से मुझे निखिलेश्वर जी, NOP जी या अन्य कई साहित्यकार हैं, उनके साहित्य से परिचित होने का अवसर नहीं मिला। और जैसा मैंने कहा, आज मैं आभारी हूँ केंद्रीय हिंदी संस्थान का, इस संगोष्ठी की वजह से अनुवाद के माध्यम से ही सही मैं निखिलेश्वर जी के साहित्य को कुछ पढ़ सका। बात यदि कविता की हो तो किसे पसंद नहीं कि प्रेम कविताएं लिखी जाए, सुखांत कविताएं लिखी जाए, ऐसी कविताएं हो जहां हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हर खेत में लहलाते फसल हो, हर हाथ को काम हो, हर किसी की इज्जत हो। लेकिन यदि ऐसी कविताएं हकीकत की धरातल पर न लिखी गई हो तब इन्हें महज लफाजी के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। और इतना तो हम सब जानते हैं कि हकीकत में हमारी दुनिया हमारे ख्वाबों की दुनिया से कितनी अलग है। हम में से ज्यादातर लोग इसे अपनी किस्मत या अपनी कमजोरी या अपनी लाचारी मान इस परिस्थिति से तारतम्यता बिठाने की जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पाश, दुष्यंत, धूमिल या निखिलेश्वर जैसे भी होते हैं जो यह जानते हुए कि आवाज उठाने के अपने खतरे हैं, चुप रहने का विकल्प नहीं चुनते। दुष्यंत ने कहा, पक गई है आदतें, बातों से सर होंगी नहीं, कोई हंगामा करो, ऐसे गुजर होगी नहीं। आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है, पत्थरों में चीख हरगिज कारगर होगी नहीं। निखिलेश्वर आज उन चुनिंदा लोगों में है जिनका जन्म आजादी से पहले हुआ, जिन्होंने आजादी के बाद जनमानस में एक नई आशा और उत्साह का संचार देखा और धीरे धीरे उन आशाओं को हताशा और निराशा में बदलते भी देखा। बात यदि अपने तकलीफ या अपने परिवार के कष्ट की हो तो कई लोग आवाज उठाने लगते हैं, लेकिन समाज के दर्द के लिए अपनी आवाज उठाना और सत्ता का कोप भाजन बनना आसान नहीं होता। दुनिया मान कर चलती है कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ऐसे में आवाज उठाते ही आपकी जाति, आपकी राजनीतिक निष्ठा, आपका धर्म, इन सब को खंगाला जाता है और कोई वजह ढूंढी जाती है जिससे साबित किया जा सके कि इस मनुष्य को बोलने की बीमारी क्यों है। ऐसे में यदि बोलने की कीमत अपने अतीत से पीछा छुड़ाना हो तो यह बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन यदि शोषित और वंचित वर्ग का दर्द आपको अपना लगने लगे तब सुदामा पांडे अपनी पहचान मिटाकर भूमिल बन जाते हैं। अवतार सिंह संधू अपने नए नाम पाश को अंगीकार करते हैं और कुंभम यादव रेड्डी अपनी अब तक की पहचान मिटाते हुए जन कल्याण के लिए बन जाते हैं निखिलेश्वर। पाश
और निखिलेश्वर दोनों की ही कविताओं में संघर्ष का आह्वान है। पास और निखिलेश्वर दोनों ही शोषितों और वंचितों के साथ खड़े नजर आते हैं। दोनों ही एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के माध्यम से अपने हक की लड़ाई के आग्रही हैं। लेकिन एक अंतर जो साफ तौर पर परिलक्षित होता है वह यह है कि निखिलेश्वर लंबे समय तक शिक्षक भी रहे हैं। हालांकि पास ने भी कुछ समय तक अध्यापन का कार्य किया, लेकिन इससे उन्हें शिक्षक के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पास की कविताओं में बेचैनी है, उग्रता है। निखिलेश्वर की कविताओं में संघर्ष का आह्वान तो है, लेकिन उससे पहले दर्द में शामिल होने की संवेदना भी है। निखिलेश्वर की कविता कोई दिवा स्वप्न नहीं दिखलाती, रातों रात किसी चमत्कार की आस नहीं जगाती। उन्हें यह कहने में कोई कोताही नहीं कि संघर्ष का रास्ता लंबा है और दर्द बेइंतहा। इतिहास के मोड़ पर कविता में निखिलेश्वर कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में नैतिकता का पतन हो रहा है। सत्ता अपनी स्वार्थ सिद्धि में रात दिन लगी है और आम नागरिक अपनी परेशानियों में घिरा सत्ता समर्थित झंझावातों का सामना करने को विवश है। किसी गुमनाम रास्ते फिसलता आदमी बदल रहा है भेड़िए में। लोकतंत्र के चारों ओर गूंज रहा है गिरगिटों का विजयनाद। अब बलिदान सारे शिलालेखों में परिवर्तित, फिर भी झंझावातों का सामना करना ही शाश्वत इतिहास है अपना। संघर्ष का रास्ता आज हमारे लिए एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। संघर्ष कविता में निखिलेश्वर लिखते हैं, किसी कीड़े को रौंदने को दौड़िए तो देखिए वह कैसे फिसल जाता है अपने बचाव में। संघर्ष ही तो मूल मंत्र है यहाँ, बिना सामना किए कीड़े से बदतर जीवन यहाँ। निखिलेश्वर को हैरानी भी होती है कि इतने कष्ट, इतनी पीड़ा के बाद भी अब तक बहुसंख्यक समाज ने संघर्ष का रास्ता क्यों नहीं चुना, क्यों नहीं इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। आखिर कब तक? कविता में निखिलेश्वर लिखते हैं, दुख दर्द का यह सिलसिला आखिर कब तक, यानी जन्म से मरण तक। फिर भी यह जिंदगी हजारों करोड़ों तक यूं ही बेवजह पिघलती ही जाती है। तो फिर इंतजार की ये घड़ियां कब शामिल होंगी इंकलाब में। निखिलेश्वर तेलुगु के दिगंबर कवियों में से एक है। दिगंबर पीढ़ी का घोषणा पत्र में निखिलेश्वर कहते हैं, दिगंबर कवि अपनी कविता को दिक् कहेंगे। दिशा दिखाकर मार्ग निर्देशन करने वाले हैं हमारे दिक्। हमारी सीमाएं हैं विश्वंतराल के हृदय, इन सीमाओं का अंत नहीं है। बीमार फेफड़ों को चीर कर कॉस्मिक किरणों से मानव के लिए नए निवास स्थान खोजने की तत्परता हमारे दिक् में रहेगी। यह जीवन तटस्थता में नहीं जिया जा सकता और न ही द्वीप की तरह जीवन बिताया जा सकता है। जीवन में स्नेह प्रस्फुटित हो और हम किसी आशय से प्रतिबद्ध होकर जिएं, यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि एक ऐसे राजकीय दृष्टिकोण का निर्माण हो जो चित्त शुद्धि, सच्चाई आदि के सामाजिक ढांचे पर आधारित हो। साथ ही निखिलेश्वर यह उद्घोष भी करते हैं कि इस भूगोल पर जब तक गरीबी और भूख लिपटी रहेगी तब तक मार्क्स के दृष्टिकोण को चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं। निखिलेश्वर की चिंता वैश्विक है। उनकी चिंताओं में छोटे छोटे गांव हैं। जब वह कहते हैं, दूर दूर उस छोर बसे गांव की मिट्टी में, जागती हुई चिंगारियों में, जब तक पीढ़ियों को न्याय न मिले, कहीं भी जो डूबता नहीं, ढलता नहीं, हम सब का प्रतिरूप वही है निरंतर जलता सूर्य। निखिलेश्वर की चिंताओं में हैदराबाद या हैदराबाद जैसे शहर हैं। जब वह कहते हैं, कोल्लेरू सिमटते ही पेलिकन पक्षियों की आत्महत्या, गंडी पेट के सूखते ही क्षुभित कुली कुतुब शाह की आत्मा से क्षुभित है हाईटेक महानगर, प्रदूषण के जाल में जकड़े मनुष्य को देखकर आंसू बहा रहा है सूर्य। निखिलेश्वर की चिंताओं में वियतनाम और उन जैसे कई देश भी शामिल हैं। जब वह कहते हैं कि हथियार कारोबारियों के गोदामों में, अफीम के निकट ही हैं मशीन गन, नरमांस के विक्रेताओं के बाजारों में, उत्तर दक्षिण वियतनाम के लोगों का नरमांस, टूटे हाथ पैर जोशीले साम्राज्यवादियों का है आहार। अहंकारी चल पड़ते हैं कुकुर मुक्तों की जमीन पर। निखिलेश्वर एक तरफ तो अपने को एकाकी बताते हुए अपने ही देश में एकाकी हूं मैं कविता में लिखते हैं, मेरी अपनी संस्कृति ने जब ठुकरा दिया मुझे, हजारों वर्षों की उन्नति मेरी ही आंखों के आगे मेरी सोच के प्रहार से शिथिल हो गई। इतिहास में कहीं उसे जगह न मिली। अपने ही देश के लिए पराया बना मैं। देश प्रेम से हर वंचित, हर नागरिक एक एक द्वीप है। वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस को प्राइवेसी के नाम पर अपने आसपास
अजनबियत की दीवार उठाने के प्रति आगाह भी करते हैं। अब सब कुछ है, फिर यह दूरी क्यों? अपनी प्राइवेसी की आड़ में आखिर कब तक सिकुड़ते जाओगे? यह प्राइवेसी हमें न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों में भी एकाकी बनाए हुए है। अटलांटिक के उस पार कविता में निकलेश्वर कहते हैं, रोजगार की राह पर डॉलरों के दायरे में, असुरक्षा की भावना में, अपनी प्राइवेसी की रक्षा में हर कोई इतने पास होते हुए भी कितने ही मीलों दूर अटलांटिक महासागर को पार करने पर भी अपने आप में हर कोई अजनबी, सुख सुविधाओं की दौर में स्वदेशी भी बन जाते हैं, विदेशी। दिगंबर कवियों में से एक ज्वालामुखी ने कहा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने का जो विवेक कवि में रहता है वह आधुनिक युग में आक्रोशित होकर गाली बन जाता है। आजादी, लोकतंत्र जब मजाक बन जाते हैं तब गाली एक सवाल बनकर उभरता है। दिगंबर कवियों ने गांधीवाद को नकारा है, बंदूक की भाषा का आह्वान किया है। यहाँ बंदूक उठाने का अभिप्राय हिंसा नहीं बल्कि अपने हक की रक्षा करना है। पास ने भी लिखा, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब बंदूक न हुई तब तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी, और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई यदि बहुसंख्यक समाज के लिए हो तब अकेले लड़ी भी नहीं जानी चाहिए। समाज जब तक संघर्ष की अनिवार्यता को नहीं महसूस करता और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होता, यह लड़ाई अधूरी रहेगी। इसीलिए निकलेश्वर इस लड़ाई में साथ निभाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करता हूँ, कविता में निकलेश्वर लिखते हैं, इस दारुण दरिद्रता से युक्त भयंकर इस विषखंड में, गले काटती व्यवस्था में तेरे घर को लूटते निर्मम लुटेरों से बचाने को, संपूर्ण सुंदर समता की स्थापना के लिए, अपने सामर्थ्य की परीक्षा के लिए आमंत्रित करता हूँ मैं तुम्हें। क्या हम तैयार हैं निकलेश्वर के इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने सामर्थ्य की परीक्षा देने के लिए? गोस्वामी जी ने भी लिखा, दैव दैव आलसी पुकारा। क्या हम तैयार हैं अपने बाजुओं पर भरोसा करने के लिए? याद रखें, पास को ऐसे ही आमंत्रण देने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हम खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे दौर में जहां मुंह खोलने की कीमत मौत हो, हमारे सामने निकलेश्वर जैसे निर्भीक कवि मौजूद हैं जो न सिर्फ आतताइयों को आईना दिखा रहे हैं बल्कि शोषितों को यह हौसला दे रहे हैं, यह लड़ाई जीती जा सकती है यदि हम संगठित हो जाएं। निकलेश्वर की कविताओं की रूह बहुत पाक है। आवश्यकता है कि इन कविताओं को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद की शक्ल में जिस्म पहनाए जाए ताकि इस आमंत्रण की गूंज न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर सुनाई दे सके। आज हमारे पास दुष्यंत, अदम गोंडवी और धूमिल जैसे कवि नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं हमारे साथ हैं। निकलेश्वर भी अपने जीवन और कविताओं के माध्यम से अपनी अमरता को कुछ यूं लिखते हैं, यह जीवन शाश्वत नहीं, पर जो कुछ हमने किया पल पल सबसे प्यार मिला। जीने की राह पर ऊंच नीच से लड़ना सीखा, एक बेहतर दुनिया के लिए हम अगर मर मिट भी जाएं यहीं रहेंगे। नए पीढ़ी के नए विश्वासों के संग हम तो सदैव जिंदा ही रहेंगे, हम तो सदैव जिंदा ही रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सर। आपको सुनकर ऐसा लगा कि आप में बहुत ठहराव है और आप बहुत लाउड नहीं हैं। आपने बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से अपनी जो बात है उसमें विद्रोह भी था, जैसे कि आपने संघर्ष की बात कही। तो संघर्ष वही व्यक्ति कहता है करने के लिए जो अपने जीवन में स्वयं ही संघर्ष करता है। हर व्यक्ति जो बैठे ठाले खाता है घर पर या जिसको किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको संघर्ष करने का भी कोई मन नहीं होता। संघर्ष वही व्यक्ति करता है जो अपने घर में उस तरीके की चोट पाता है, जो बहुत परेशान होता है, जो जीवन के अभावों से ग्रस्त होता है। शायद इसी का नाम संघर्ष होता है। अब मैं हमारे बीच श्री निखिलेश्वर जी से आग्रह करती हूँ कि वे इतना सब कुछ सुनने के बाद सर आप हमें अपने अमूल्य वचन
दीजिए जिनसे कि हम सभी अभिभूत हो सके। सर, मैं एक दो सूचना देना चाहूंगा आपको पहले। मेरे वक्तव्य को अध्यक्षीय न माना जाए, बल्कि क्योंकि निखिलेश्वर जी थोड़ा देर से आए, इसलिए मैं उन्हें ये सूचित करना चाहता हूं कि अभी तक इस सत्र में 7 वक्तव्य हो चुके हैं। केवल मैं उन पर कोई टिप्पणी न करते हुए आदरपूर्वक उनका नाम और विषय से आपको अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर अनुपमा जी ने विशेष रूप से जेल गाथा पर अपना वक्तव्य केंद्रित किया। जो वो शायद दूसरे कक्ष में हैं, अभी आएंगे। उन्होंने उसमें जो आपने यातनाओं का जो वर्णन किया है, जेल यातनाओं का, और उसे आपकी भय कविता के साथ जोड़ करके बहुत ही मैं टिप्पणी नहीं करता, केवल सूचना देता हूं। दूसरा वक्तव्य हमारे मित्र प्रोफेसर रहीम पठान खान साहब ने किया, जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से हैं। इन्होंने मुख्य रूप से गोपी, चूंकि कल ये नहीं आ पाए थे, उनके साहित्य पर अपनी बात कही, लेकिन साथ में एक दिगंबर रचनाकार के रूप में आपका उल्लेख किया। हमारे मित्र, आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, जी परमेश्वर जी। परमेश्वर जी ने जो आपका तेलुगु में अनुदित साहित्य है, वे सब पुस्तकें, यानी उन पुस्तकों को देखना भी एक अपने आप में अलग अनुभव था। वो ढोकर के लेकर के आए हैं, वो सारी पुस्तकें प्रदर्शित करते हुए उन पर चर्चा की। और हमारे मित्र देवा प्रसाद मायला जी, उनसे भी आप परिचित हैं, उन्होंने आपकी तेलुगु कहानियों पर बड़े विस्तार से चर्चा की। और मेरे ख्याल से हमारे पी श्रीनिवास राव जी, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हैं और इस समय विजयवाड़ा से आए हैं, आप संभवतः उनसे भी पूरे परिचित हैं। बड़ी चर्चा किसी जमाने में जब वो यहाँ इस केंद्र में थे, हम लोग निखिलेश्वर के बारे में उनसे किया करते थे। उन्होंने आपके काव्य पर चर्चा करते हुए पारंपरिक कविता के प्रति विद्रोह जो है उसे एक तरह से दर्शाया, और उसके फैग एंड में आप आ ही गए थे। लक्ष्मणाचार्य जी अगले सत्र में। छठे वक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर को आपने सुना, जिन्होंने तेलुगु हिंदी साहित्य के पर्यवेक्षक निखिलेश्वर इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, और प्रवीण प्रणव जी को आपने सुना। इसके बाद मैं इस सदन की ओर से विनम्रता पूर्वक हमारे आज के इस सत्र के, या कहें कि आज के इस पूरे दिन के जो नायक हैं, उत्सव मूर्ति हैं, सम्मान मूर्ति हैं, वयोवृद्ध लेकिन ऊर्जा में पूर्णतः किशोर निखिलेश्वर जी का मंच पर आह्वान और आवाहन करता हूं, आए। आप पर 10 मिनट का प्रतिबंध लागू नहीं है, आप अध्यक्ष के हिस्से का पूरा समय ले सकते हैं। माननीय शर्मा जी, प्रणव जी और सारे मित्र साहित्यकार जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, सभी को नमस्कार। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को सुनने के लिए पहले आना चाहिए था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कहीं फंस गया था मैं, और देर हो गया। कुछ देर वहाँ सुना, फिर यहाँ आने के बाद विशेषकर जब मैं कुछ लोग प्रणव जी को और इसके पहले मित्र श्रीनिवास राव जी को सुना, वहाँ सुना, इस संक्षिप्त समय में ही मुझे लगा कि एक तरह से मेरे लिए रीडिस्कवरी है, पुनः आविष्कार है मेरे लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। बहुत ही अवसर
कम लेखकों को मिलता है और ये अवसर मुझे ये दिया गया है इस संस्था से, गंगाधर जी से, राधा जी, ऐसे लोग जो है इतना जो इसके जो प्रयास है इनका, जो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सेमिनार रखा जाएगा आपके लिए तो मैं उत्साहित नहीं था, इसलिए कि मेरे 60 साल के साहित्य यात्रा के बारे में इतना कुछ एक दिन में बहुत कम चीज है, और वो भी खासकर अनुवाद के अभाव में एक साहित्य के बारे में हिंदी में बोलने के लिए कठिनाई तो होगी, इसके साथ साथ पूरी तरह न्याय भी नहीं हो सकेगा। फिर भी गंगाधर जी और राधा जी ने कहा कि जितना भी अनुवाद उपलब्ध है और जितने भी है और जो लोग तेलुगु मानते हैं उसके लिए काम हो जाएगा, इसे मत बांध कर। और उसके बाद जब इस विषय का दोष और जब इसके बारे में विवरण प्राप्त हुआ तो हमारे मित्र जितने भी हुए वे बिना शर्म न मानकर खासकर मेरे पास आए, हमारे डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य जी, परमेश्वर जी और देवादास माहिरा जी, जो वे व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए मेरे पास आकर पूछताछ करते, किताबें लेकर, तो एक सेमिनार के लिए, संगोष्ठी के लिए अपने आप से इतना प्रयास करने की जो लालसा है उनके और जो बोलने के लिए जो उत्साह में था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और खासकर ये भी मुझे अच्छा लगा कि तेलुगु साहित्य के बारे में हिंदी में इस तरह पहली बार एक थोड़े से समय में बहुत को कहा जाए, बहुत बड़ी बात है। मित्रों, खासकर जब प्रगति कहते थे इसके बारे में कि आधुनिक भारतीय साहित्य में हिंदी हो, तेलुगु हो या बंगाली वगैरह जितनी भाषाएं हैं, इन भाषाओं में विशेषकर बांग्ला की भूखी पीढ़ी और हिंदी का कविता और पंजाबी के कुछ कवियां ऐसे हैं, और मराठी के आसो कविता और तेलुगु के लिए सारी समकालीन कविताएं जो है 1965 से लेकर 70 के बीच एक ऐसा दौर रहा है कि उस दौर में कोपोद्रिक्त युवक यानी एंग्री यंग मैन जिसे कहते हैं हम, एंग्री यंग मैन मूवमेंट 1955-60 तक तो ब्रिटेन में रहा, जो जिसे हम तेलुगु में मैं कहता था कि कोपोद्रिक्त युवक रूप यानी क्रुद्ध युव शक्ति जिसे कहते हैं, तो उसका जो खासकर ब्रिटेन के मध्यवर्गीय समाज में जब युवक अपने भविष्य के बारे में सोचते रहे तो उन्हें उस मध्यवर्गीय समाज में, खासकर ब्रिटेन जैसे एक विकसित पारिश्रमिक एक विकसित देश में एक मध्यवर्गीय परिवार से उभरते हुए युवक जो है अपने भविष्य के बारे में जब सोचता है तो उसे असुरक्षा की भावना और उसके साथ साथ कई प्रश्न खड़े होते हैं, तो वह व्यवस्था के खिलाफ जो खड़ा होता है तो वो एंग्री यंग मैन कहा जाता है, क्रुद्ध युवक। तो ऐसे एंग्री यंग मैन के नाम में वो प्रश्न करता है और उसके साथ साथ अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए वो खासकर उनमें से लेकर जो आ जाते हैं तो वे नाटक के रूप में, कविता के रूप में इस तरह, और खासकर 1956 से लेकर 60 के बीच में ब्रिटेन में लुक बैक इन एंगर, गुस्से से पीछे मुड़ो, जैसे मैं लुक बैक इन एंगर जो उस लेखक का नाम बोल रहा हूं मैं, इतना प्रचलित हुआ है लंदन में कि वहां के युवक मध्यवर्गीय में लुक बैक एंगर में की हर एक से एक सवाल पूछा गया है कि इस व्यवस्था में जो लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह दलितों की दलित जो बढ़ रहे हैं और जिस तरह लूटपाट हो रहा है और न्याय नहीं हो रहा है, तो पीछे मुड़कर देखो, गुस्सा करो, प्रश्न करो, यहाँ से सवाल मिलता है। इस तरह जो है सारे विश्व भर में ब्रिटेन हो या
अमेरिका में जैसे कि बीट जनरेशन एंड जीन्स वगैरह, ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो ये विशेषीन बात जो है प्रश्न करने का और व्यवस्था से प्रश्न करने का और न्याय से लड़ने का जो हुआ है ये चलता आ रहा है। और विशेषकर जो प्रणव जी जिसके प्रस्ताव कर रहे थे, मुझे 1970 में जब मैं जालंधर गया था तो पास से मिलने का अवसर मिला। पास से वैसे ही बंगाल के कवियों ने तो 70 और 76 दिगंबर कविता 65 to 70 के बीच में 3 विकेट पूछे। इसका एक इतिहास रहा और 70 से 1970 से लेकर विप्लव रचयिता संघम क्रांतिकारी लेखक संघ जो है, हम अक्सर कहता हूँ कि दिगंबर कवियों का एक लक्ष्य है। कुछ लोग इसे इस तरह गलतफहमी रहते हैं कि दिगंबर कवियों का कोई दिशा नहीं है या दर्शन नहीं है, वैसे ही आक्रोश गाली गलौज इस तरह का एक तरह का एक व्याख्यान जो मिला है, इसलिए मिला है कि उनको स्पष्टता नहीं है। तीन दिगंबर कवियों के संग्रह में जो प्राकथन हमने लिखे हैं, फॉरवर्ड जो हम लिखे हैं, इसमें स्पष्ट से कहा गया किस तरह इसका जो विकास हुआ है, वैचारिक इच्छा और दार्शनिक विकास, इस बारे में सचता है। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि 1970 से के बाद से जब 70 के बीच में क्रांतिकारी लेखक संघ जिसे देरसम जिसे कहते हैं प्रचेतर संघम, तो दिगंबर कवियों का जो आशय जो रहा विद्रोह से लेकर क्रांति तक, तिरुगुबाट నుంచి विप्लव तक, तो ये जो विकास का क्रम जो है ना, विद्रोह से लेकर क्रांति तक हर क्षेत्र में हर जगह में, या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो, रशियन रेवोल्यूशन जो, अक्टूबर जो भी है ना, पहले विद्रोह होता है और उसे युवता में और मजदूर वर्ग में, किसान वर्गों में जब असंतुष्ट फैल जाता है तो विद्रोह के रूप में कई आंदोलन होते हैं। ये आंदोलन सारे जब राजनैतिक निर्माण के रूप में जब क्रांति के स्तर पर आता है तो वो महान क्रांति का अवसर आ जाता है। तो मित्रों, सारी रचनाएं दिगंबर कविता के बाद 1970 to 75 के बाद विप्लव रचित संगम के बाद ये कहना जरूरी होगा मेरे लिए कि लोह से क्रांति तक जब हमारी यात्रा हुई, तब 1975 के बाद हम विरसम से अलग होने का अवसर मिला। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब इस देश में एक श्रमिक क्रांति आने की आवश्यकता है, जैसे मजदूर और किसानों के जरिए जो एक श्रमिक क्रांति की आवश्यकता जो है, ऐतिहासिक आवश्यकता जो है, इस आवश्यकता के लिए इस देश में पिछले 60-70 साल से जो कम्युनिस्ट पार्टियों के जरिए जो कुछ हुआ है होता जा रहा है, बाद में जो कुछ शिथिल होता जा रहा है, फिर पीछे हटता जा रहा है, इन सारे ऐतिहासिक संदर्भ में कहना जरूरी है कि इतिहास जो है हर देश के लिए एक अवसर देता है, सारे प्रयोग आने जाते हैं और इस दौर में सारे क्षेत्र में संघर्ष उभरते हैं, मजदूरों के, किसानों के, युवा में, और इस सारों का दर्पण, इसके सारों के वित्तीकरण के लिए साहित्य अपना दायित्व निभाता है। अगर साहित्य अपना दायित्व अगर नहीं निभाएगा तो उसे क्या होगा, आपके और आदमी जो है अपने आप में सिमटता जाएगा, और जो भी है दिगंबर कवि हो, एक क्रांतिकारी विद्रोही है, ये कवि जो मैं समझता हूँ कि अपने तरीके से वो अपना दायित्व निभा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बाकी तो मुझे कुछ नहीं पूछना, बस इतना जानना चाहती हूँ, सभी शायद जानना चाहते होंगे, इतनी आयु में भी आप इतने फिट कैसे रहते हैं? आपकी दिनचर्या के अगर कुछ मूल मंत्र हमें भी दे देते। अभी अगले सत्र में पूछेंगे। अब
प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा हमारे अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित है। मैं अध्यक्षीय वक्तव्य एक प्रकार से पहले दे ही चुका हूँ। केवल जिसे कहते हैं कि पूरे सत्र को समेटते हुए 1 या 2 मिनट केवल लूंगा, क्योंकि जिन लोगों को अगले सत्र में मंच पर बैठना है या बोलना है, उनकी टेढ़ी निगाहें मेरी तरफ हैं। यद्यपि मैं उनके लिए निवेदन कर दूं कि मुझे 12:30 बजे तक का समय इस सत्र के लिए दिया गया था। तो अभी लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। उससे पहले यानी केवल एक वाक्य के साथ मैं इस सत्र का समापन करूंगा और उस पर आपसे समर्थन के लिए तालियां चाहूंगा, बस। और वह है, नहीं पहले सुन लीजिए, वह है कि निखिलेश्वर पर केंद्रित यह सत्र अत्यंत 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 सफल रहा है। सारे वक्ताओं को और श्रोताओं को अनंत बधाइयां और शुभकामनाएं। तालियां। प्रणाम करता हूं। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छी तरीके से सर ने सब कुछ जो है खत्म भी कर दिया और खत्म भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा सर। चलिए सारी मुश्किलों को छोड़ देते हैं और पूरे दिन दिल भर के मुस्कुराते हैं। ये सत्र यही समाप्त होता है। अगले सत्र के लिए मैं दूसरे संचालक महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। रुके।